गुड आफ्टरनून, नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस विद्यांगन एकेडमी में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 यानी साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 1 तारीख से शुरू हो चुकी है। तो आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का जो आपका क्लास है वो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न बोलता है कि इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना शामिल नहीं है। इंद्रधनुष के निर्माण के समय, ठीक है, या दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना शामिल नहीं है। विक्षेपण, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जो राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये परिघटना नहीं है इंद्रधनुष बनने के समय में, ठीक है। तो बाद बाकी बोलता है क्या है, तो विक्षेपण, अपवर्तन और प्रकीर्णन, यानी कि तीनों जो है ये इंद्रधनुष बनने का कारण है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये जो परिघटना होती है इसमें नहीं होती है। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हम लोग बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो होता है मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग मरीचिका का बनना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आगे बात करते हैं विक्षेपण। इसमें इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। विक्षेपण में क्या होगा? इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। क्या? वर्ण विक्षेपण या फिर विक्षेपण। आगे बोलता है अपवर्तन, यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, 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 दूसरे माध्यम में गमन करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? गमन करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? तो गमन करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? गमन करती है। अगर प्रकीर्णन की बात करें हम लोग, प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन में देखेंगे हम लोग क्या होता है प्रकीर्णन में। तो जैसे सूर्य का लाल दिखाई देना, क्या होगा? सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना क्या है? ये होगा आपका प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद है समुद्र का जल नीला दिखाई देना, समुद्र का जल, समुद्र का जल, समुद्र का जल नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, समुद्र का जल नीला दिखाई देना। उसके बाद आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग, आकाश का रंग, आकाश का रंग क्या? नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ये क्या है? ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। बोलता है कि सूर्य का लाल दिखाई देना, उसके बाद समुद्र का जल नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? तो मृग मरीचिका का बनना जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद है विक्षेपण। बोलता है कि प्रकाश एक माध्यम से, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। अपवर्तन की बात करते हैं तो एक माध्यम दूसरे माध्यम में गमन करती है। और विक्षेपण इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना क्या होगा? विक्षेपण, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चाल क्या है? चाल क्या है? ऑप्शन ए, यह किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी है, या ऑप्शन बी, यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग है, या फिर ऑप्शन सी, यह एक इकाई दूरी तय करने में लगने वाला एक बल है, या फिर ऑप्शन डी, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का त्वरण है।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? चाल क्या है? तो यह किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। एक इकाई समय में, एक इकाई समय में यानी कि तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। थोड़ा ये जानते हैं चाल के बारे में। चाल क्या है? चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। उसके बाद जानते हैं समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। और दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल गुना समय होता है। पूछता है कि चाल क्या है? तो यह किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? एक अदिश राशि है। कौन? चाल जो है यह एक अदिश राशि है। ठीक है। अगर बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में? बल के बारे में। बल क्या है? तो बल का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक। बल का SI मात्रक न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगर 1 न्यूटन की बात करें, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है। आगे देखते हैं वेग। वेग क्या है? वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अगर इसका SI सूत्र की बात करें, सूत्र तो मीटर या सेकेंड होता है। ठीक है। उसके बाद त्वरण की बात करें हम लोग, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होगा? वेग बटा समय। त्वरण बराबर 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 1 बटा समय। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो बोलता है कि चाल क्या है? तो यह किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर बल की बात करें, और चाल जो है एक अदिश राशि है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है। अगर बात करते हैं वेग के बारे में, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। उसके बाद है त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और उसका मात्रक हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार के बारे में। फ्यूज बोलता है कि इसमें कम गलनांक और कम चालकता होती है। ऑप्शन बी, इसमें एक उच्च गलनांक और कम चालकता है। या फिर ऑप्शन सी, इसमें कम गलनांक और उच्च चालकता होती है। या फिर ऑप्शन डी, इसमें उच्च गलनांक और उच्च चालकता होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? बोलता है कि फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कम गलनांक और कम चालकता, इसमें एक कम गलनांक और उच्च चालकता होगा। इसमें कम गलनांक और उच्च चालकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्यूज में कम गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध बोलिए या फिर उच्च चालकता बोलिए। ठीक है। फ्यूज तार की बात करें तो ये शीशा और टीन का मिश्रण है। शीशा और प्लस टीन, शीशा और टीन का क्या है? मिश्रण है। शीशा और टीन का मिश्रण है। कौन? फ्यूज तार। अगर इसका बात करें तो गलनांक कम होता है। गलनांक कम और प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध या चालकता,
प्रतिरोध या चालकता, प्रतिरोध या चालकता क्या होता है? उच्च होता है, उच्च होता है। प्रतिरोध या चालकता क्या होगा? उच्च होता है। बोलता है कि इस फ्यूज तार जो है जो शीशा और टीन का बना होता है, गलनांक कम और प्रतिरोध या चालकता उच्च होता है। यह सुरक्षा का उपकरण है, यह सुरक्षा उपकरण है। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा उपकरण है, सुरक्षा उपकरण है। वही अगर बात करते हैं फ्यूज तार, ठीक है, बोलता है कि फ्यूज तार शीशा और टीन का बना होता है, बात बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है इसमें देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल हैं? एक ही वर्ग में शामिल हैं। ऑप्शन ए नियोन, आर्गन, सोडियम या फिर मैग्नीशियम, या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो बोलता है कि एक ही वर्ग में जो शामिल है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हाई लीना करो रब से फरियाद, ठीक है। तो ये आवर्त सारणी का जो पहला जो तत्व है ये उसी से संबंधित है जो उसी वर्ग में शामिल है। हाई लीना करो रब से फरियाद, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन 15 स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच होती है? क्या होगा इसका आंसर? क्षारीय धातु, लेंथेनाइड या फिर एक्टिनाइड? क्या होगा आंसर? बोलता है कि परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच में है। अगर हम लोग क्षार धातु की बात करें, क्षार धातु के बारे में, तो क्षार धातु जो है वो फर्स्ट ए यानी कि फर्स्ट ए या फिर 1A से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट ए या फिर 1A से संबंधित है, फर्स्ट या फिर 1A से क्या है? संबंधित है, ठीक है, क्षार धातु है। अगर इसमें हम लोग बात करें उसके बाद हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में क्या आएगा आपका? हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या होगा? एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन, ये हैलोजन वर्ग से संबंधित है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग लेंथेनाइड के बारे में, अगर ये बात करें तो ये 7वें, ठीक है, ये 7वां वर्ग, ठीक है, 7वां ए से संबंधित है, ठीक है, 7वां या फिर 17वें वर्ग से संबंधित है। कौन? हैलोजन। क्षार धातु की बात करें तो फर्स्ट ए या 1A से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग लेंथेनाइड और एक्टिनाइड पर। बोलता है कि परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच में है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम लोग लेंथेनाइड, ठीक है ना, तो लिखते हैं लेंथेनाइड के इसका 57 और 71 के बीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 और 71 के बीच में है, ठीक है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बोलता है निम्नलिखित में से किस में अधिकतम विटामिन डी सामग्री होता है? सबसे अधिक विटामिन किस में पाया जाता है? बोलता है कि फिश लिवर ऑयल, गाय का दूध, गेहूँ या फिर मूँगफली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिश लिवर ऑयल, यानी कि मछली के तेल में जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। आगे देखते हैं अगर फिश ऑयल के बारे में, गेहूँ के बारे में देखते हैं तो गेहूँ में प्रोटीन, गेहूँ में क्या? प्रोटीन, गेहूँ में प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद ग्लूटेन पाया जाता है, ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन क्या पाया जाता है? किसमें? तो गेहूं में पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग गाय का दूध, तो गाय का दूध में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। अगर वही मूंगफली में बात करें तो मूंगफली में भी विटामिन डी पाया जाता है। मूंगफली में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी पाया जाता है किसमें? मूंगफली में। मूंगफली की बात करें तो सबसे अधिक
उत्पादन राज्य, सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? गुजरात। क्या है? गुजरात राज्य जो है वो मूंगफली का उत्पादन अधिक करता है। बोलता है कि निम्नलिखित में से किस में अधिकतम विटामिन डी सामग्री होता है? इसका सही आंसर है फिश लिवर ऑयल में विटामिन डी पाया जाता है। गेहूं में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूटेन पाया जाता है। गाय का दूध कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में भी विटामिन डी पाया जाता है, जो सबसे अधिक राज्य गुजरात उत्पादन करता है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता या फिर पोटेशियम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम जो है वो सीधे धातु से यानी कि ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है। बोलता है कि जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग पोटेशियम की, पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या वो क्या होगा? 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग इसका संकेत या फिर प्रतीक के होगा। क्या होगा? के। ठीक है, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, परमाणु संख्या 19 और प्रतीक होगा के। आगे देखते हैं एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम तो विद्युत का सुचालक होता है। एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक होता है। एल्युमिनियम विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगर वही बात करें हम लोग मैग्नीशियम के बारे में, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या क्या होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होगा? 12 होगा। उसी प्रकार अगर जस्ता की बात करें, जस्ता यानी कि जिंक, ठीक है, तो ये लोहे पर इसका यशद लेपन किया जाता है, जिंक का यानी कि जस्ता का। लोहे पर जंग लगने से, लोहे पर जंग लगने से बचाता है। लोहे पर जंग लगने से क्या बचाता है? इसीलिए जिंक का उस पर लेपन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? NaCl रासायनिक यौगिक नाम क्या है? लिथियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, कैल्शियम आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा? NaCl। क्या होगा? NaCl। क्या होगा? NaCl। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोलता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? लगभग पूछा है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C यानी कि 1 होता है। क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन बाहरी कक्षा में उपस्थित है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 1 हो जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग 12 किसका होता है? तो ये होगा मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम का। क्या होगा? मैग्नीशियम का 12। द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 24। क्या होगा? 24। अगर वही बात करते हैं हम लोग 4, तो बेरिलियम। क्या होगा? बेरिलियम का संकेत क्या होता है? Be। 4 दूनी के 8 और 1 इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 9। अगर वही बात करें हम लोग 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। किसका होगा? सिलिकॉन का।
सिलिकॉन का क्या होता है 14, इसका जो परमाणु संख्या इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा सिलिकॉन 14, 14 दूनी का 28 और एक द्रव्यमान संख्या क्या होगा 28 हो जाएगा। तो बोलता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो 1 होता है। अगर मैग्नीशियम की बात करें इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 22 और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 24, ठीक है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का 14, दूना के द्रव्यमान संख्या 28 और बेरिलियम का 4, दूनी का 8 और एक 9, ठीक है। अब चलते अगले प्रश्न पर। का अगला प्रश्न है, बोलता है कि साइनोकोबालमीन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालमीन विटामिन का क्या है, मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालमीन मानव निर्मित क्या है, रूप है। जानते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विटामिन B12। क्या होगा इसका आंसर विटामिन B12। साइनोकोबालमीन किसका होता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है साइनोकोबालमीन। अगर वही बात करें हम लोग B2 के बारे में, B2 इसका हो जाएगा रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम की बात करें तो ये हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा विटामिन B2 साइनोकोबालमीन क्या हो जाएगा साइनोकोबालमीन, क्या हो जाएगा साइनोकोबालमीन, साइनोकोबालमीन ये रासायनिक नाम हो गया विटामिन B2 का साइनोकोबालमीन। अगर वही बात करें हम लोग विटामिन B6 के बारे में, रासायनिक नाम की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। क्या होगा पायरोडॉक्सिन। अगर रासायनिक नाम की बात करें तो पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। अगर वही हम लोग B1 की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम क्या होगा इसका थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन क्या होगा थायमिन होगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या थायमिन। बोलता है साइनोकोबालमीन विटामिन का मानव निर्मित रूप है, तो किसका विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन होगा, ठीक है। विटामिन B2 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन क्या होगा राइबोफ्लेविन, ये गलत हो गया, राइबोफ्लेविन क्या होगा राइबोफ्लेविन क्या होगा राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम साइनोपायरोडॉक्सिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया विटामिन B12, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अलग प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।